इस वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके एक अच्छी इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे हम स्टॉक्स, डे ट्रेडिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जो की बात करते हैं और इनसे आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। सो टुडेस टॉपिक इज मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट है, जिसमें हम एक मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके, विच इज एन इंडिकेटर, उसका इस्तेमाल करके एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करेंगे, उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे। उसमें आप एंट्री कहाँ कर सकते हो, एग्जिट कहाँ कर सकते हो, प्रॉफिट कहाँ बुक कर सकते हो और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये सब कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम आज के वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो और वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी तो सेव करो, बट देखना पूरा। बट यार, मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मूविंग एवरेज होता क्या है एक्चुअली, मूविंग एवरेज क्यों है, उसका क्या पर्पस है, ये सब चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज एक तरीके से आप समझ लो कि एवरेज ही होता है। ठीक, अगर मान लेते हैं आप 10 दिन का प्राइस उठा लेते हो किसी भी स्टॉक का, 10 दिन का प्राइस उठाओ, मे बी वो ओपनिंग हो सकता है, मे बी वो क्लोजिंग हो सकता है, मे बी वो हाई हो सकता है, मे बी वो लो हो सकता है। इन चारों में से कोई एक वैल्यू उठाओ, ठीक है, और 10 दिन का मान लिया ओपनिंग लेते हैं, 10 दिन का रखो ऊपर, उनको ऐड करो और नीचे 10 से डिवाइड कर दो उनको। ठीक है, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो 10 पीरियड का मूविंग एवरेज होगा। ऐसे ही आप 20 का कर सकते हो, ऐसे ही आप 50 का कर सकते हो, ऐसे ही आप 100 200 डेज का भी मूविंग एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इसकी आपको निकालना नहीं होता, ये इंडिकेटर आपके प्लेटफॉर्म पे दिया होता है, जो भी आपका ब्रोकर होगा या फिर जो भी आप चार्ट का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, वहां पे ऑटोमेटिकली इंडिकेटर लगा होता है। तो आपको ये मेहनत नहीं करनी है कि बैठ के कैलकुलेट करना है। ठीक, अब देखिए, मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि लैगिंग होने के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को। बाकी और इंडिकेटर पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। यू मस्ट बी नोइंग, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, तो आपको पता होगा कि मैं प्राइस सेक्शन ज्यादा सपोर्ट, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, प्राइस सेक्शन पे ज्यादा फोकस करता हूँ, ना कि इंडिकेटर्स पे। बट मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको एक तरीके से पूरा हिस्ट्री बता देता है किसी भी स्टॉक के प्राइस का। ठीक है, एंड यू नो कि प्राइसिंग का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी स्टॉक में। अगर आप हिस्टोरिकल प्राइस देख के डेटा निकालना चाहते हो, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी डेटा आपके हिस्टोरिकल प्राइसेस देख के निकाला जाता है, और सेम वे में मूविंग एवरेज भी काम करता है। ठीक, अब यहाँ पे मूविंग एवरेज के साथ एक और उसका एडवांस वर्जन होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक, देखिए, मूविंग एवरेज को सिंपल मूविंग एवरेज भी जानते हैं, कहा जाता है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ईएमए भी कहा जाता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम इसलिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं क्योंकि वो मूविंग एवरेज से कम लैगिंग होता है। ठीक है, मूविंग एवरेज या फिर जो भी इंडिकेटर्स हैं उनको बोल लैगिंग इंडिकेटर बोला जाता है। मतलब कि एक बार जो मूवमेंट होने लगती है उसके बाद ये इंडिकेटर बताते हैं कि मूवमेंट हो रही है। ठीक, तब तक अगर चार्ट पे आप देख रहे हो तो आपको चार्ट पे क्लियरली विजिबल होता है कि मूवमेंट हो रही है, बट इंडिकेटर लेट में बताते हैं आपको। दैट इज वाई इनको लैगिंग इंडिकेटर कहा जाता है, और हम उसमें से थोड़ा सा लैगिंग कम करते हैं बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेसिकली आपका करंट प्राइस पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक, मूविंग एवरेज क्या करता है, कंप्लीट जितने दिन का पे आप लेते हो टाइम पीरियड, वो सब कैलकुलेट करता है और उन पे इक्वली फोकस करता है, इक्वली वेटेज देता है। बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करंट प्राइस पे ज्यादा फोकस करता है। दैट इज वाई वो काफी कम लैगिंग होता है एज कंपेयर टू मूविंग एवरेज। अगर आपको यहाँ पे देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आपके सामने लगा हुआ है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 पीरियड का लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप चार्ट पे देखोगे तो आपको दिख रहा है कि 200 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा हुआ है एक्सपोनेंशियल। हम यहाँ पे लगाते हैं मूविंग एवरेज। ठीक, मैंने लगाया मूविंग एवरेज, वो भी कर देता हूं मैं 200 पीरियड का। चलिए, अब मैं इसको 200 पीरियड का करता हूं, इसका मैंने कलर कर दिया चेंज। ओके, अब आप देख सकते हो क्लियरली कि जो आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है, कोई भी इंपैक्ट हो रहा है जब मार्केट में, जैसे कि ये मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, ठीक है, मार्केट नीचे जाना शुरू हुआ, तो ईएमए जो ब्लू कलर की लाइन है वो पहले आपको बता रही है कि मार्केट नीचे आने लगा है। उसके बाद आपको मूविंग एवरेज का इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज मोर रिस्पॉन्सिव एज कंपेयर टू मूविंग एवरेज। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंस्टेड ऑफ मूविंग एवरेज। ठीक है, अब 200 पीरियड का मूविंग एवरेज भी इस्तेमाल नहीं करना है हमें। अब अगला सवाल ये आता है कि कौन सा टाइम फ्रेम या फिर कौन सा पीरियड, टाइम पीरियड यूज करेंगे फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड फॉर एनालिसिस।
तो देखिए जनरली अगर आप यूट्यूब पे देखोगे या फिर कहीं भी लोगों से सुनोगे तो उन लोगों को कई नाम बताते हैं, गोल्डन क्रॉसओवर, आपका 20 पीरियड का मूविंग एवरेज, 50 पीरियड का मूविंग एवरेज, 100 200 पीरियड का मूविंग एवरेज। ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये काफी इस्तेमाल किए जाते हैं हर जगह एनालिसिस में, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि वो काम नहीं करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि क्या बोलते हैं, जो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ट्रेडिंग नहीं आती है, दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर वेरी गुड ट्रेडर, वो इस्तेमाल कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग गुड मनी। बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो वो है 45 पीरियड का मूविंग एवरेज। 45 स्पेसिफिकली क्यों चूज किया मैंने, इसके पीछे ऐसा सच कोई रीजन नहीं है, ठीक। बट बात ये होती है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो काफी दिनों से तो आप एक बार टेस्टिंग होती रहती है इसमें, ठीक है। मैंने बैक टेस्टिंग करी कई बार, 20 पे करी है, 30 पे करी है, 40 पे करी है, 45 पे करी है, 50 पे करी है, 100 पे करी है, इन सब पे बैक टेस्टिंग करके चेक किया हुआ है और मेरे लिए 45 पीरियड का मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपको 45 का ही काम कर यूज करना है या फिर 45 से ही आप यूज करो, आप 40 यूज कर सकते हो, आप 50 यूज कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके लिए बेटर काम कर रहा है उसको इस्तेमाल करो। बट 45 की स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपको काफी पसंद आएगी, आसान है और सिंपली आपको सब कुछ क्लियरली चार्ट पे दिख जाता है, ठीक है। सो हम इसमें क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सबसे पहला कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगा, कौन से स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है। दूसरा, अगर आपको स्टॉक मिल गया तो उसमें एंट्री कहां करनी है, ओके। एंट्री हो गई तो फिर एग्जिट कहां करना है। देखिए आप सब लोगों ने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी, ठीक है। उन्हें एंट्री करना पता था चक्रव्यूह में, उन्हें अंदर घुसना था पता था चक्रव्यूह में, निकलना नहीं पता था एंड ही डाइड। तो सेम केस आप यहां भी समझ सकते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हो और ट्रेडिंग के लिए अगर आपको एंट्री पता है कि कहां करनी है बट यू डोंट नो वेयर टू एग्जिट, मे बी वो स्टॉप लॉस का केस हो सकता है, मे बी वो प्रॉफिट का केस हो सकता है, कोई भी केस हो, अगर आपको नहीं पता है कि कहां आपको एग्जिट करना है यू विल मेक लॉसेस, ठीक। तो ये चीजें जैसे कि आपकी एंट्री कहां होनी चाहिए, जैसे कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए, स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए, आपको ट्रेड में एंट्री करने से पहले ही पता होना चाहिए। जिस भी स्टॉक को आप चूज कर रहे हो उसमें एंट्री करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कहां पे आपको एंट्री करनी है, कहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है और कहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट प्लीज बेयर विथ मी और देखो इस वीडियो को पूरा एंड तक, यू विल लर्न अ लॉट, ओके। नाउ एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहेंगे कि यार क्या बकवास स्ट्रैटेजी बता रहा है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि यार बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। देखिए मैं दोनों लोगों से बात करना चाहता हूं, अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रैटेजी बकवास है, गिव इट अ टाइम, एक महीने इस स्ट्रैटेजी पे बैक टेस्टिंग करो, इसको ट्रेड करो, कम पैसे ट्रेड करो, पेपर ट्रेड करो, जो करना है करो, एक महीने से स्ट्रैटेजी पर ट्रेड करो विथ रिस्क मैनेजमेंट और सारे रूल्स फॉलो करके, उसके बाद आके कमेंट करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी से कोई काम नहीं बन रहा है, अभी अनसब्सक्राइब करो इस चैनल को और जाके दूसरे का चैनल फॉलो करो। और जो लोग ये कहते हैं कि स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, प्लीज भाई, एक ट्रेड इसमें अगर आपका प्रॉफिट होगा इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है या फिर मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। किसी भी स्ट्रैटेजी की जो रियल वैल्यू है, जो रियल एक्यूरेसी है, वो एक दिन में आप नहीं गेज कर सकते हो। इट विल टेक डेटा, मंथ्स ऑफ डेटा। तो आपको एक महीने, 1.5 महीने, 2 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एटलीस्ट एक महीने तो करो। अगर आपने एक महीने से स्टडी पे ट्रेड किया, एक महीने बाद अगर आपका रिजल्ट नेट प्रॉफिटेबल रहा तो आपके लिए स्ट्रैटेजी काम कर रही है, दिस स्ट्रैटेजी इज गुड। एक महीने आपने ट्रेड किया और आपको बाय द एंड ऑफ द मंथ लॉस फेस करना पड़ रहा है तो आपके लिए स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, गो अहेड एंड चेंज दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखो यार, कोई भी कमेंट करने से पहले, मुझे पता है कुछ लोग तो फर्जी कमेंट करते हैं, उनको बस करना है कुछ ना कुछ, लेकिन उन कमेंट्स को देख के आप डिमोटिवेट मत होना अगर आप सीखना चाहते हो तो, ओके। बहुत हो गई ज्ञान की बातें, लेट्स मूव टू द चार्ट और देखते हैं कि हमें कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है। तो पहली बात, हम टाइम फ्रेम चूज करेंगे 15 मिनट का फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो हम चूज करेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब मैं स्टॉक इसमें से लेता हूं, मान लिया मैंने रिलायंस ले लिया, ठीक है, रिलायंस ले लेता हूं मैं, ओके। और रिलायंस में हम मूविंग एवरेज लगा के चेक करते हैं। मैं आता हूं यहाँ पे मूविंग एवरेज, ओके, क्लिक किया मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, इसको मैंने किया 45,
ओके। और यहां पे मैं सोर्स में देखिए, मैंने बताया था आपको कि मूविंग एवरेज अलग अलग तरीके से बनता है। एक यहाँ पे ओपन है, एक यहाँ पे हाई है, एक यहाँ पे लो है, एक यहाँ पे क्लोजिंग है। तो जिस भी वैल्यू पे आप मूविंग एवरेज बना सकते हो यहाँ पे आप बना लोगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हाई पे मूविंग एवरेज बनाऊंगा। जो भी आपका क्या बोलते हैं मूविंग एवरेज की लाइन है वो हाई पे बनेगी। ओके कर दिया मैंने। अब देखिए करना क्या है, जब भी कोई स्टॉक, ठीक है, जब भी कोई स्टॉक मूविंग एवरेज के पास आता है, इस पर्टिकुलरली 45 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास, वो या तो रिवर्सल करता है या तो ब्रेकआउट देता है। सिंपल सी बात है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली बात है। अगर कोई भी स्टॉक मूविंग एवरेज के पास आ रहा है, जैसे मान लेते हैं आपका ये मूविंग एवरेज मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, और कोई भी स्टॉक इसके पास आता है, ओके, इसके पास अगर कोई भी स्टॉक आता है, मान लिया कि मूव करता हुआ यहाँ पे आया, ठीक, तो अब इस पॉइंट पे इस पर्टिकुलर लाइन या फिर स्टॉक के पास दो ही ऑप्शन है, या तो यहाँ से रिवर्सल ले ले, ठीक है, या तो इसको ब्रेक करके नीचे निकल जाए। ओके। अब इंट्राडे में आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों पोजीशन में ट्रेड कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में नहीं होगा, लेकिन इंट्राडे में आपके पास ऑप्शन है कि या तो अगर ये रिवर्सल ले रहा है तब भी आप ट्रेड कर सकते हो, अगर ये ब्रेकआउट ले रहा है तब भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और ये दोनों होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेड के लिए। देखिए बहुत लोगों को लगता है कि रिवर्सल या फिर आपका क्या बोलते हैं ब्रेकआउट, ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं, या तो एक चीज हो तो अच्छी बात है, लेकिन यार देखो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं टू क्रिएट योर टारगेट एंड क्रिएट योर स्टॉप लॉसेस। अभी कैसे वो समझाता हूं मैं। चलिए अब मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि हम इस पर्टिकुलर केस को ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जिसमें 45 पीरियड का जो मूविंग एवरेज की लाइन है, ये जो लाइन है, इसके पास जब स्टॉक आएगा तो हम इसमें एंट्री करेंगे, ठीक है, हम इसमें एंट्री करेंगे। इसका मैं और मोटा कर लेता हूं, चलिए। ओके। तो जब ये इस मान लेते हैं 1 महीने का मैं जा रहा हूं इसमें एनालिसिस करने, मई का मंथ लेते हैं, ठीक है, रिलायंस के चार्ट में मई का मंथ लेते हैं। जब ये स्टॉक का प्राइस इस लाइन के पास आएगा तब हम इसमें एंट्री करेंगे। अभी ये मई के मंथ में डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे आप देखो स्टॉक का प्राइस इसके पास आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है, और नीचे जाते जाते हम देखेंगे अब यहाँ पे आया स्टॉक का प्राइस इसके पास। आपको दिख रहा है कि जैसे ही स्टॉक इसके पास आया एक बड़ी मूवमेंट थी, फिर मार्केट नीचे गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे स्टॉक उसके पास आएगा आप एंट्री कर लोगे, देयर विल बी सम कंफर्मेशन। तो आप कंफर्मेशन क्या होगा, 3 कैंडल बनी ग्रीन, ठीक है, उसके बाद मार्केट साइडवेज गया, ओके, एक छोटा सा रेंज बनाया आपको दिख रहा है, ये रेंज यहाँ पे ब्रेक हुआ विथ अ वेरी बुलिश सॉरी बेरिश कैंडल, ये रेंज ब्रेक हुआ एंड नाउ स्टॉक इज गोइंग डाउन, ठीक है। तो आपकी एंट्री जो होगी समवेयर अराउंड दिस पॉइंट होगी, जो भी आपका 45 पीरियड का मूविंग एवरेज है उस लाइन के पास में एंट्री होगी आपकी। जब भी एंट्री करोगे आप इस लाइन के पास में एंट्री करोगे, ओके। सेकेंड, स्टॉप लॉस कहां होगा, ठीक है। फॉर मी दिस लाइन इज एक्टिंग एज अ कैन से लक्ष्मण रेखा, ठीक है, कि ये इस लाइन के ऊपर अगर स्टॉक निकला तो फॉर मी दैट इज अ रॉन्ग एनालिसिस। अगर इस लाइन के नीचे है तो दैट्स गुड, ये रिवर्सल हो रहा है, मेरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ये पर्टिकुलर केस में ये लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो दिस इज अ ब्रेकआउट या फिर लक्ष्मण रेखा रेखा क्रॉस हो गई, ठीक। तो मेरा स्टॉप लॉस इस लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब देखिए स्टॉप लॉस का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, मैं कितनी बार बता के थक गया हूं, स्टॉप लॉस का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। स्टॉप लॉस इज समथिंग जो आपको एक लॉस से बचाती है, ठीक है। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, अगर आपको लगता है कि एक लेवल के बाद आपके एनालिसिस गलत प्रूफ हो सकती है या फिर उस लेवल के बाद आपकी एनालिसिस गलत हो जाएगी, तो आप उस लेवल के बाहर किसी विकेट कीपर को बिठा देते हो, ठीक है। विकेट कीपर की बात समझो, विकेट कीपर की तरह काम करता है स्टॉप लॉस। अगर मान लेते हैं कि स्पिन वाली बॉल आ रही है तो विकेट कीपर विकेट के पास होता है, ठीक है। कभी भी बॉलर या फिर कोई दूसरा बंदा विकेट कीपर को नहीं बताता है कि ये इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए। विकेट कीपर के कॉन्फिडेंस पे है कि विकेट से कितनी दूरी पे वो रहेगा कि बॉल कैच कर लेगा। MS धोनी बिल्कुल चिपक के बॉल कैच कर सकता है, ठीक है, लेकिन और विकेट कीपर्स नहीं, हम आप नहीं कर सकते उतनी तेज बॉल को, ओके। तो स्टॉप लॉस का सिंपल सा मतलब है कि जब आपकी एनालिसिस गलत होने वाली है या फिर आपको लगता है कि इस लेवल के बाद आपकी एनालिसिस गलत है,
वहां पे स्टॉप लॉस को प्लेस करो। जैसे कि यहां अगर इस लाइन को ब्रेक करके स्टॉक निकल जाता है, फॉर मी माई एनालिसिस इज रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं यहां पे स्टॉप लॉस को प्लेस करूंगा टू अवॉइड अ बिग लॉस। ठीक है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहां मैंने एंट्री कर ली। अब देखिए, पहला जो हम टारगेट रखते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ रेफरेंस होना चाहिए। अब जैसे हम मान लो ये रेफरेंस है यहां पे, ठीक है, ये रेफरेंस है, ये वाली लाइन से इस वाले प्लेस से स्टॉक ने एक बार रिवर्सल लिया है, तो दोबारा अगर यहां पे आएगा तो देयर इज अ चांस, देयर इज अ प्रीटी गुड चांस कि वहां से फिर रिवर्सल लेगा। तो अगर मैं यहां एंट्री कर रहा हूं तो आई कैन क्लियरली सेट माई टारगेट राइट हियर। ओके, यहां पे मैं अपना टारगेट क्लियरली सेट कर सकता हूं। ये मेरा टारगेट हो जाएगा। जैसे मेरा टारगेट हिट हुआ, आई विल टेक एग्जिट, प्रॉफिट बुक करूंगा, घर जाऊंगा, आराम करूंगा, मस्त खाना पीना खाऊंगा। ठीक, ट्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर अलग अलग तरीके के ट्रेड लेते रहो। ओके, अगर आप दिन भर ट्रेड करते रहोगे तो बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग हो जाएगा आपके लिए, और आप गलत डिसीजन लोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, ठीक है, बिना मतलब के प्रॉफिट बुक कर लोगे, लॉसेस बुक कर लोगे, बहुत कुछ करोगे। तो मेक श्योर कि ये गलतियां ना हो आपसे। ओके, यहाँ पे मैंने एक जगह की एनालिसिस कर ली। चलिए अब देखते हैं और कहाँ ट्रेड मिलेगा हमें। यहां मिला ट्रेड, ठीक है, यहां भी ये अपने पॉइंट के पास आया है। आपको दिख रहा होगा कि एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी बनी, ठीक है, उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल, सॉरी छोटी ग्रीन कैंडल बनी। इस रेड कैंडल ने इसको पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया, इनगल्फिंग बेरिश कैंडल। दैट्स योर इंडिकेशन। यहां पे आप एंट्री करोगे, ठीक है, यहां पे आप एंट्री करोगे, एंड द सेम वे जो हमारा रूल था कि अगर ये स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है, सो फॉर मी माय एनालिसिस इज रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं एक्सेप्ट करूंगा बाय टेकिंग स्टॉप लॉस राइट हियर। ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, यहां से नीचे निकला, इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टॉक ने रिवर्सल लिया है, आप देख सकते हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टॉक ने रिवर्सल लिया है। सो फॉर मी टारगेट विल बी दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये वाला पॉइंट टारगेट होगा। ठीक है, अब टारगेट मैक्सिमाइज भी करते हैं, आगे के टारगेट को भी आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। अगर इस पे एक वीडियो चाहिए तो ये टॉपिक ही अलग है, आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको इस पे अगर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा एक वीडियो पूरी तरीके से कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाता है हर एक कंडीशन में। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम, अभी और देखते हैं कहां पे मूवमेंट मिल रही है आपको। तो एक यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है, वो थोड़ा दूर है तो मैं उसको अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूं। एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हियर एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल का लड़ी लगा हुआ है, देन छोटी सी ग्रीन कैंडल, उसके बाद इनगल्फिंग बेरिश मान लो इसको भी आप, क्योंकि पूरी तरीके से इसने इनगल्फ कर लिया है, एंड वी कैन सी अ डाउन ट्रेंड मूवमेंट। कहां पे टारगेट रहेगा आपका? दिस विल बी योर टारगेट, और वैसा ही आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर कट, हमें टारगेट यहाँ पे आराम से मिल रहा है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया, इस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हो गया। सो फॉर मी व्हाट वी विल डू, वी विल एंटर एट दिस पॉइंट। मान लेते हैं ये ब्रेकआउट हुआ, इतनी बड़ी कैंडल बनी है। अब इतना बड़ा अगर कैंडल बनने के बाद एंटर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल की बात है। क्यों? ये नहीं करना चाहिए। देखो, अगर इतनी बड़ी कैंडल बन रही है फिर आप एंट्री कर रहे हो तो यहां पे आपकी एंट्री होगी मे बी, ठीक, और स्टॉप लॉस लॉजिकली आपका यहां पे होना चाहिए, बिकॉज इसके नीचे आपकी एनालिसिस गलत होने वाली है। कितना बड़ा स्टॉप लॉस है ना, बड़ा स्टॉप लॉस। तो ऐसे केसेस में आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे या फिर ऐसी एंट्री नहीं करोगे, विल वेट फॉर रीटेस्टिंग, जो कि यहां पे हुआ। अब जब रीटेस्टिंग हो गया यहां पे, तो आप यहां पे कहीं एंटर करोगे, जैसे ही आपको दिखेगा कि ग्रीन कैंडल उसको ओवर पावर कर रही है, यहां पे टेस्टिंग करोगे, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अब आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया, एंड नाउ द टारगेट विल बी राइट हियर। दिख रहा है? क्लियर कट टारगेट, कोई बुलशिट नहीं। टारगेट अचीव हुआ, गो अहेड, एंजॉय। ओके, अब आगे मूव करते हैं।
फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अगर आपको मन करे तो इसमें आप एंट्री कर सकते थे, लेकिन इसमें आपको लॉस होता क्लियर कट, ठीक है, तो इसमें छोटा सा लॉस होता, एनीवेज कोई बड़ी बात नहीं है। हमने 3-4 ट्रेड किए, उसमें एक में लॉस हो गया, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो आप, यहाँ लॉस हो गया था, यहाँ पे भी आपको कुछ खास, यहाँ पे तो प्रॉफिट होता, यहाँ पे तो प्रॉफिट होता, ये देखो ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता, और ये आपका टारगेट था जो कि इजीली अचीव हो गया। ओके, अगेन सेम काइंड ऑफ ट्रेड, एक बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पे आप एंट्री मत करो, ट्रेड छूट जाएगा, बट इट्स फाइन, मत करो एंट्री, बिकॉज ये एक रिस्की ट्रेड है। ओके, चलिए ये देखिए, ये आया आपके पास ट्रेड, एक स्टॉक ने इसको टच किया, रेड कैंडल, उसके बाद छोटी सी ग्रीन कैंडल और बड़ी ग्रीन कैंडल जिसने प्रीवियस रेड कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया है। नाउ यू हैव एंट्री पॉइंट राइट हियर, ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट है। ओके, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, और अगर हम टारगेट की बात करें तो यहाँ पे हम टारगेट रख सकते हैं क्लियरली, लेकिन आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि टारगेट में तो आराम से मूव करेगा, लेकिन चलो ठीक है, टारगेट जो हमारा, ये टारगेट हमारा हो सकता है, ठीक, तो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे टारगेट, छोटा टारगेट है, बट एनीवेज ट्रेड तो ट्रेड होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। ओके, चलिए ये रहा, ये यहाँ पे एंट्री हुई, देखो ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल जिसने पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया, और आप यहाँ पे एंट्री अगर करते तो दिस विल बी योर टारगेट। देखिए मैं कह रहा हूं हमेशा कि आपको पुराने लाइंस पे हमेशा फोकस करना है, देखो ठीक है, दिस इज योर टारगेट जो कि इजीली अचीवेबल है। ब्रेकआउट हुआ, फिर से एक बड़ी कैंडल बनी, आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है अगर आप एंट्री कर रहे हो तो। रेड कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे जो ये कैंडल दिख रही है आपको इनगल्फिंग वाली, इसने फिर एक बड़ी कैंडल बनाई जिसने पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया। आप इनमें से किसी एक ट्रेड पे एंट्री कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कहीं आप एंट्री कर सकते हो, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका टारगेट होगा, इजिली अचीवेबल। देखो यार, मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, साथ में बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लोगों को लगेगा कि यार क्या बकवास बातें कर रहा है, लेकिन आपके सामने है जो है, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि हम जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कशन कर रहे हैं वो रियल मार्केट में भी काम कर रही है, मजाक नहीं है। 25 दिन हो गए यहाँ पे, ठीक है, 25 दिन की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमने डिसाइड कर ली है, कैसे कैसे हमें ट्रेड मिलेगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी नया कुछ सीखने को मिले, ठीक है। एट लास्ट में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनको ही ये सुनने का मौका मिलेगा। ओके, देखिए पहले जैसे मैंने बताया था कि कोई भी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने के पहले, कोई भी डिसीजन सुनाने के पहले आप उसको इस्तेमाल करो, ठीक है। यू हैव टू डू टन्स ऑफ बैक टेस्टिंग, एंड उसको 1 महीने तक आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी स्ट्रैटेजी बुरी या अच्छी नहीं होती है, ठीक है। आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी बना लो मार्केट में, आप ट्रेड करो उस पर, ठीक है, और अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ रूल्स को फॉलो किया है, जो भी आपकी ट्रेडिंग के रूल्स हैं, बिना मतलब का ट्रेड नहीं लिया है, जब तक आपके रूल्स पे पूरा ट्रेड आता नहीं है तब तक आपने ट्रेड नहीं लिया है, ये सब अगर फॉलो कर रहे हो आप, तो यू कैन मेक मनी विथ एनी स्ट्रैटेजी एट ऑल, ठीक है। अब कुछ स्ट्रैटेजीज की एक्यूरेसी 60% होती है, 55% होती है, कुछ की 70% होती है। ओके, तो ये जो एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होगी, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के बाद आपको उतना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब इस स्ट्रैटेजी में आपको ट्रेड्स कम मिलेंगे, बट एक अच्छा खासा जब भी मिलेगा ट्रेड, एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है, तो यूज इस स्ट्रैटेजी इन योर ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग में आने के लिए हम क्या करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग में हमें सबसे पहले 1 डे का टाइम फ्रेम चूज करना है, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग को 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही करते हैं। ये 1 डे का टाइम फ्रेम हो गया, रिलायंस की बात कर रहे हैं हम, कोई भी स्टॉक चुन लेते हैं, मान लेते हैं मैंने लिया एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक लेते हैं हम। अब स्विंग ट्रेडिंग में बाकी प्राइस एक्शन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो अलग बात है, वो आप ऐसे करते रहो, लेकिन आपको इसको अगर फॉलो करना है तो एक चीज याद रखनी है, कभी भी एंट्री इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में कहीं और नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज के पास करनी है, और वो भी 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास। किसके पास,
200 पीरियड की मूविंग एवरेज के बाद जब भी स्टॉक 200 पीरियड के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है ऊपर की साइड पे यू विल सी अ बिग मूवमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे, हाँ एक चीज और, 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है काफी दिन से तो दैट इज अ साइड वेज मार्केट, उसको आप छोड़ दो, उसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है, या फिर आप एक रेंज बाउंड वाली मार्केट की स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड कर सकते हो। बट अगर ये ऐसा आपको ब्रेकआउट दिख रहा है तो यू विल सी ए बिग मूवमेंट। ठीक है, अगर आपको एक ऐसा ब्रेकआउट दिख रहा है तो यू विल सी ए बिग मूवमेंट, ऐसा ब्रेकआउट दिख रहा है तो यू विल सी ए बिग मूवमेंट। तो जब भी ये 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो यू कैन टेक एंट्री। कैसे? आपने यहाँ पे क्रॉस किया, आपने यहाँ पे एंट्री की, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, कुछ देर ट्रेड किया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे आप फिर से पोजीशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर मार्केट घुमा 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 फिर घुमा, ठीक है, और अपना घूमते रहा, उसको तो घूमना है ही। ओके, और ये आया फिर आपका इस लेवल के पास, यहाँ पे आया, तो जब तक ये इसके ऊपर निकलता जा रहा है आप एक छोटी छोटी एंट्री लेके अपना पोजीशन ऐड कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आपको दिखे कि नीचे जा रहा है आप एग्जिट कर लो। ठीक, और टारगेट जैसे हमने डिसाइड किया था वैसे ही आप टारगेट बुक कर सकते हो, सेम एज इंट्राडे वाला। ओके, तो स्विंग ट्रेडिंग के केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ दो चीजें चेंज करनी है हमें, एक तो टाइम पीरियड दैट विल बी 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, ठीक है, दूसरा टाइम फ्रेम दैट विल बी 1 डे का टाइम फ्रेम। तो किसी भी स्टॉक को उठा लो आप, किसी भी इंडेक्स को उठा लो आप, सेम स्ट्रैटेजी लगेगी, और प्रैक्टिस करो इस स्ट्रैटेजी को। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आफ्टर प्रैक्टिसिंग कि कैसा रहा। ठीक है, और इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि लोगों को और सीखने का मौका मिले। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।